चलो बेटा देखें, है ना। तो महासागरीय धाराएं पढ़ रहे थे, महासागरीय धाराएं, धाराएं। अब इसमें से देखो कुछ चीजें हम पढ़ चुके थे, है ना बेटा, कुछ चीजें पढ़ चुके थे कि अब यहाँ से हमें पढ़ना है तापमान के आधार पर किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो अगर तापमान के आधार पर यदि बात करें, तापमान के आधार पर यहाँ पर धाराओं पर क्या फर्क पड़ेगा, या द्वितीयक बल जिसे हमने लिखा था, द्वितीयक बल के द्वारा हमने बताया था धाराएं बेटा कितने माने उत्पन्न होंगी, दो तरह से उत्पन्न होंगी। एक बेटा हमने प्रथम बल लिखवाया था, एक द्वितीयक बल लिखवाया था। तो अगर प्रथम बल बता चुके थे, अब हम द्वितीयक बल की यदि बात करें कि द्वितीयक बल में कौन कौन से आएंगे, द्वितीयक बल, द्वितीयक बल। तो द्वितीयक बल में देखें तो बेटा कौन सा आ जाएगा, तापमान, तापमान के कारण, तापमान के कारण, कारण, और दूसरा आ जाएगा इसमें नंबर 2 लवणता के कारण, लवणता के कारण, और तीसरा आ जाएगा घनत्व के कारण, घनत्व के कारण। तो इन कारणों से माने धाराएं उत्पन्न हो सकती हैं जो कि द्वितीयक बल में आता है। अब इसे समझ लेते हैं कि कैसे उत्पन्न होंगी। जैसे हम ये इसको मान लेते हैं कि ये एक महासागर है इस तरह से, ठीक है, और इसमें जल का भराव है इस तरह से, जल का भराव, ठीक है, यहाँ पे जल का भराव इस तरह से। ये जल का भराव हुआ। अब यहां पर हम देखेंगे सूर्य, सन की बात करें तो अब देखो बेटा सूर्य की किरणें अगर बात करें तो इस छोर पे सागर के माने महासागर के इस छोर पर दूर पड़ रही हैं, और यहाँ इस छोर पर भी क्या क्या सूर्य की किरणें दूर पड़ रही हैं। लेकिन अगर मध्य की बात करें तो मध्य पर सीधी पड़ रही हैं और पास पड़ेंगी। ठीक है, तो जब सूर्य की किरणें दोनों किनारों पर दूर पड़ रही हैं तो यहाँ पर तापमान कैसा होगा, तापमान हो जाएगा कम। ठीक है, नीचे को एरो बना दे रहे हैं, इसका मतलब हो जाएगा कम। तो यहाँ पर भी बेटा टेम्परेचर कैसा होगा, कम हो जाएगा, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई। ठीक है, अब देखो तापमान कम होने से कंडीशन क्या बनेगी, तापमान अगर ये कम है तो कंडीशन क्या बनेगी, अगर तापमान कम है तो बेटा वाष्पीकरण कम होगा, वाष्पीकरण कम, तो ये वाष्पीकरण भी कम हो जाएगा। और जब वाष्पीकरण कम होगा तो बेटा यहाँ पर लवणता भी कम पाई जाएगी, लवणता भी कम हो जाएगी, और जब लवणता कम होगी तो जल का घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम, जल का घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बताओ यहां तक समझ में आई, है ना। अगर तापमान बेटा देखो किसी चीज को अगर हम तापमान अधिक देंगे तो देखो अगर उसमें थोड़ा सा नमक डाले हैं और ज्यादा देर तक उसको उबालेंगे और वाष्पीकरण ज्यादा हुआ तो लवणता बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, और वो जल भी धीरे धीरे क्या होगा, गाढ़ा होगा, तो जिसके उसके घनत्व बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर तापमान कम होने के ये 3 कारण हमने देखा। तो यही 3 कारण बेटा यहाँ पर अपोजिट फॉर्म में होंगे, है ना। तापमान यहाँ पर अधिक है तो जब तापमान अधिक रहेगा तो वाष्पीकरण क्या होगा, अधिक, लवणता क्या होगी, अधिक, और जल का घनत्व क्या होगा, अधिक। तो ये बीच में जल क्या होता है, थोड़ा सा नीचे दब जाएगा, समझ में आ गया। और जब ये जल बेटा नीचे की तरफ दबेगा तो बेटा ये जल क्या होगा, इधर किनारे पर ऊपर और इधर किनारे पर ऊपर रहेगा, ऊपर उठा रहेगा। और जब ऊपर उठा रहेगा तो ये बताओ जल की बेटा प्रवृत्ति कैसी होती है, तो होती है बेटा माने ऊपर से नीचे की तरफ बहना। ठीक है, अब बेटा ये दोनों किनारों से जल का प्रवाह कैसे हो जाएगा, ऐसे बीच की तरफ, बीच में ऐसे इसका प्रवाह होने लगेगा। अब इसमें जब प्रवाह होने लगा तो ये धाराएं नहीं उत्पन्न हो गई,
ठीक है। तो द्वितीयक बल के कारण कैसे उत्पन्न होता है, क्योंकि दोनों किनारों पर बेटा वाष्पीकरण लौड़ता और घनत्व क्या होते हैं, कम होते हैं। मध्य में बेटा क्या होता है, वाष्पीकरण लौड़ता और घनत्व क्या होते हैं, अधिक होते हैं। जैसे किनारे से माने जल का प्रवाह किधर, मध्य की तरफ होता है, जिसके कारण क्या होता है, जल धाराएं उत्पन्न होती हैं। बात समझ में आ गया। तो ये डायग्राम के थ्रू अगर समझ में आ गया तो लिखा नहीं रहे, इसके नोट कर सकते हैं। उसके बाद अगली टॉपिक बात करें। अब बेटा पढ़ेंगे कौन सा, दूसरा टॉपिक इसमें धाराओं का वर्गीकरण या धाराओं के प्रकार, महासागरीय धाराओं के प्रकार, महासागरीय धाराओं के प्रकार, धाराओं के प्रकार। यदि प्रकार में बात करें कि माने कितने प्रकार की होती हैं, तो इनको दो प्रकार में पहले डिवाइड किया गया है। एक बेटा किया गया है गति के आधार पर, गति के आधार पर, और एक तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर। के आधार पर तो हमने देखा कि धाराओं को दो तरह से बांटा गया है। एक बेटा किसके, गति के आधार पर, और एक तापमान के आधार पर। यदि गति के आधार पर देखें तो गति के आधार पर ये तीन वर्गों में हो जाती हैं। एक को कहा जाता है प्रवाह, एक होती है धारा, ठीक है, और एक होती है बेटा जो तीव्र गति से बहती है, तीव्र धारा, तीव्र धारा। और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है बेटा, स्ट्रीम कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, जो कि मिलेगा स्ट्रीम, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहां से हमने देखा प्रवाह धारा और कौन सा, तीव्र धारा। अब ये अगर तापमान के आधार पर देखें तो तापमान को दो भागों में वर्गीकृत किया गया। एक ठंडी जलधारा, एक गर्म जलधारा, गर्म जलधारा, जलधारा, एक ठंडी जलधारा और एक गर्म जलधारा। अब देखो कहोगे सर जी ये प्रवाह क्या है, तो प्रवाह की यदि बात करें तो बेटा इसकी गति जो होती है, इसकी गति धीमी होती है। गति क्या होती है, धीमी गति की होती है, धीमी गति, धीमी गति। और बेटा इनका हमने शुरू में ही बताया था, अनिश्चित गति होती है, अनिश्चित दिशा होती है, अनिश्चित गति, अनिश्चित गति, और अनिश्चित दिशा होती है, अनिश्चित दिशा। तो ये चीजें होती हैं इनमें। यदि धाराओं की बात करें तो इनकी मध्य गति होती है, मतलब ना बहुत तेजी से बहेंगी और ना बहुत धीमी, मध्य गति। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होगी, ये बेटा निश्चित दिशा में होंगी, निश्चित दिशा। और ये जो होंगी बेटा क्या होंगी, निश्चित गति से होंगी, निश्चित गति। ये चीजें इनमें होती हैं। अगर तीव्र धारा की बात करें या स्ट्रीम की बात करें तो ये बेटा क्या होती है, तेज माने तेज गति वाली, सबसे तेज गति वाली, सबसे तेज गति वाली, तेज गति वाली। तो अगर जो भी जहां पर भी बेटा इनकी गतियां तेज हो जाएंगी तो वही धाराएं स्ट्रीम में बदल जाएंगी। समझ में आ गया यहां तक। अब देखो बेटा सबसे तेज गति वाली होती हैं, और दूसरी बात निश्चित दिशा होगी, निश्चित दिशा, दिशा, और वेग भी निश्चित होता है, ठीक है। बात समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गई बात। अब देखो बेटा यहां से अगर ठंडी जलधारा की बात करें कि ठंडी जलधाराएं क्या होती हैं, तो ठंडी जलधाराओं के बारे में बात कर लें तो जो बेटा ठंडे प्रदेश से
गर्म की ओर चलती हैं, ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर चलती हैं, उन्हें कहा जाता है ठंडी जलधारा। बताओ यहां तक समझ में आ गया? वही धाराएं बेटा जो ठंडे क्षेत्रों से क्षेत्रों से गर्म क्षेत्र की तरफ चलती है बेटा, गर्म क्षेत्र की ओर प्रवाह करती हैं। प्रवाह मतलब बहेंगी, है ना, प्रवाह करती हैं या चलती हैं, दोनों कर सकते हैं। अब बेटा ये कहोगे सर जी ठंडे क्षेत्रों से मतलब क्या हुआ, तो अब इनका जो क्वेश्चन पूछा गया है यहां से, कौन सी माने धारा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। तो ध्रुव बेटा कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं ना। तो अब यहां से मैंने देखो परिभाषा कह दिया, ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर जो बहती हैं उन्हीं को कहा जाता है। तो ध्रुव में क्या होता है, हमने पढ़ा है, ध्रुव पढ़ा है, वहां पे बर्फें होती हैं। तो बेटा जो ध्रुव से भूमध्य की ओर जाएंगी कैसी होंगी, ठंडी हो जाएंगी। समझ में आ गया ना। तो बेटा ये ध्यान रखेंगे, ये कैसे चलेंगी, ध्रुवों से बेटा किधर, भूमध्य की तरफ। भूमध्य मतलब पृथ्वी के विषुवत रेखा, भूमध्य की ओर हमने पढ़ा है ना, भूमध्य को ही क्या कहा जाता है बेटा, विषुवत रेखा कहा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। अब बेटा ये मान लो जिस प्रदेश में पहुंचेंगी वहां का टेम्परेचर क्या करेंगी, बताओ बेटा। जब इनमें क्या है, माने ये कैसी है, ठंडी है, तापमान कम है, तो जब ये बेटा क्या करेंगी, माने ध्रुवों से भूमध्य की ओर जब चलेंगी तो जिस क्षेत्र में पहुंचेंगी वहां पर तापमान क्या कर देंगी, कम कर देती हैं। तो बेटा ये क्या कर देती है, तापमान बेटा इनमें क्या होता है, तापमान कम होता है। तो याद रखेंगे कि जिस क्षेत्र में पहुंचेंगी वो क्या करेंगी, तापमान को कम कर देंगी। कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं ना। अगर बेटा तापमान कम होगा तो अभी हमने कंडीशन क्या पढ़ा है, तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण भी तो कम होगा, ठीक है। तो ये वाष्पीकरण भी इनसे कम होता है, वाष्पीकरण कम होता है। अगर बेटा वाष्पीकरण कम हुआ तो ये बताओ, वाष्पीकरण कम हो जाएगा तो क्या वर्षा अधिक होगी, नहीं बेटा। इसीलिए समझा रहे हैं कि जिस क्षेत्र में ठंडी जलधारा होगी वहां पर वर्षा कम होगी। एक एक चीज इसीलिए रिलेट कर दे रहा हूं। तो बेटा अब क्या होगा, वाष्पीकरण इनमें कम होता है, इसलिए उस क्षेत्र में वर्षा भी कम होगी। तो बेटा वर्षा भी यहां पर क्या होती है, कम होती है, वर्षा भी कम होती है। अगर वर्षा कम है और बेटा वाष्पीकरण भी कम है तो यहां पर बेटा क्या, लवणता भी तो कम रहेगी, है ना बेटा। तो यहां पर लवणता भी कम होती है, लवणता कम होती है। यहां तक बताओ ठंडी जलधाराएं समझ में आ गई, ठीक है। तो अब ये तुम्हें नहीं उकरना है कि माने कहां से ठंडी धाराएं उत्पन्न होंगी, बेटा दोनों तरफ ध्रुवों के पास से ही होंगी। बात समझ में आ गया। तो ध्रुवों के पास से ही ये बेटा स्टार्ट होंगी। ऊपर से हम देखेंगे तो बेटा ऊपर से आएंगी तो माने ठंडी हो जाएंगी। अगर हम बात करें कोई बेटा क्या माने यहां से अटलांटिक महाद्वीप से उत्पन्न हो रही है तो कैसी होगी, ठंडी, है ना। आर्कटिक से आएगी तो कैसी होगी, ठंडी। बात समझ में आए। अगर कोई धारा बेटा, अब इसी पे हम पढ़ते हैं कौन सा, गर्म जल धारा। अगर गर्म जल धारा की बात करें तो अब बताओ कि क्या होगा, इसी का सब पूरा अपोजिट, ठीक है, सेम अपोजिट। ये ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्र की तरफ प्रवाहित हो रही थी, तो ये क्या होंगी, गर्म क्षेत्र से बेटा क्या होंगी, ठंडे क्षेत्रों तक, ठंडे क्षेत्र की ओर, ठीक है। अब बेटा देखो, अगर ये बेटा देखो ध्रुव से भूमध्य की ओर जा रही है तो ये क्या करेगी, भूमध्य से ध्रुवों की ओर, भूमध्य से ध्रुवों की ओर। और अगर बात करें इसका तापमान कम है तो इसका तापमान क्या होगा, अधिक होगा, तापमान अधिक। यदि तापमान अधिक होगा तो बेटा क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण अधिक होगा
वर्षा अधिक होगी और लवणता क्या होगी, अधिक होगी। इसीलिए बेटा जहां पर गर्म जलवायु पाई जाती है वहां पर वर्षा अधिक होती है। तो बेटा भूमध्य रेखा पर वर्षा अधिक होगी कि कम होगी, अधिक होगी। क्यों? क्योंकि तापमान वहां पर क्या रहता है, अधिक रहता है। बात समझ में आ गई? तो इन सारी चीजों को यहाँ पर बेटा वाष्पीकरण कम लिखे हैं, यहाँ पर वाष्पीकरण ज्यादा लिख लेना। इसे लिखो रफ करके फिर आगे बताएं। अब बेटा हम पढ़ेंगे कौन सा, अटलांटिक महासागर की धाराएं। और मैप आज नहीं बनाएंगे, मैप से कल समझेंगे। आज थोड़ा बहुत लिख लेते हैं इसमें, तो बाकी मैप से कल समझेंगे कि कहां पर कैसे बहेंगी। तो डाल लेंगे अटलांटिक महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं। तो देखो बेटा अटलांटिक महासागरीय धाराओं की बात करें तो ये बेटा कहां से, ध्रुवों से स्टार्ट होती हैं, ध्रुवों के पास से स्टार्ट होंगी और अटलांटिक महासागर में बहेंगी। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर में बहेंगी तो ये बेटा एकदम ध्रुवों के पास से यहां से एकदम स्टार्ट होती हैं और अटलांटिक महासागर में रहती हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है अटलांटिक महासागरीय धाराएं। और ये जब भूमध्य के पास पहुंचती हैं तो दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा के पास जब पहुंचेंगी तो दो भागों में विभाजित हो जाएंगी। और जब बेटा ये कहां पे, यदि बात करें कि माने घूमते हुए जब दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी भाग में पहुंचती हैं, सॉरी अफ्रीका के दक्षिणी अफ्रीका भाग में पहुंचती हैं, तो वहां पर इन धाराओं का नाम दूसरा होता है। और जब हम बात करें कि अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो भूमध्य रेखा के नीचे है, और भूमध्य रेखा के नीचे है तो बेटा यहां से कहां से उठी है, माने ध्रुवों से। तो कैसी जलधाराएं होंगी, ठंडी। तो ये शुरू में कैसी होती है, ठंडी जलधाराएं होती हैं, और दक्षिण अफ्रीका तक ये बेटा कैसी होती है, ठंडी। और जब भूमध्य रेखा पर पहुंच जाती है तो ये धाराएं कैसी हो जाती है, गर्म जलधारा। बात समझ में आ गया, कैसी हो जाएंगी, गर्म जलधारा। तो अब यहां से बात करें तो ये पहले बेटा सबसे पहले कहां पहुंचती है, दक्षिण अफ्रीका। और जब दक्षिण अफ्रीका पहुंचती है तो इन्हें क्या कहा जाता है, बेंगुला जलधारा, बेंगुला जलधारा धारा। तो अब जब ये यहाँ पर कल मैप के द्वारा समझेंगे, सारी चीजें आएंगी समझ में। सिर्फ यहाँ पर हमें लिखना है कि मैंने लिखा दे रहे हैं कुछ चीजें कैसे हैं। बेंगुला जलधारा तो बेटा ये कैसी है, अटलांटिक महासागर की एक ही भाग है। जब यह दक्षिण अफ्रीका में पहुंच जाती है तो वहां पर इसको जाना जाता है बेंगुला जलधारा। तो अब बेटा देखो थोड़ा सा यहाँ पे मैप में समझा दे रहे हैं कि मान लो ये दक्षिण अफ्रीका का बेटा दक्षिण अफ्रीका भाग है, और यहां से ये स्टार्ट होंगी ऐसे करके, ऐसे ऐसे। और जब ऐसे ऐसे यहाँ दक्षिण अफ्रीका के पास पहुंचेंगी तो यहाँ पर मैंने बताया ना, कोरेसिक ने क्या कहा था, अपने माने नीचे वाली कहाँ मुड़ेंगी, अपने बाएं, और वो बेटा कहाँ मुड़ेंगी, अपने दाएं। तो अब देखो यहाँ से, देखो यहाँ से जब पहुंच के यहाँ से ऐसे टर्न लेती हैं, ऐसे ऐसे जब ये टर्न लेती है बेटा, तो यहाँ पर इन्हें क्या कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका के पास कहा जाता है बेंगुला जलधारा। अब बताओ बेंगुला जलधारा कैसी धारा होगी, गर्म होगी कि ठंडी होगी? क्योंकि भूमध्य रेखा तो यहाँ पे है ना बेटा, ये केंद्र से उठी है, माने सॉरी ध्रुव से उठी है, तो ध्रुव से ध्रुव में कैसी होती है, ठंडी। अभी बेटा क्या हुआ, भूमध्य के पास पहुंची नहीं है तो गर्म होंगी नहीं, तो इसके मतलब यहाँ पर कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा। तो अब यह पूछा जाएगा बेंगुला जलधारा कैसी जलधारा होती है, तो कैसी है, ठंडी जलधारा। और बेंगुला जलधारा कहाँ पर कही जाती है, तो कहाँ बेटा, दक्षिण अफ्रीका के पास है। और बेंगुला जलधारा किस जलधारा की भाग है, तो बेटा किसका, अटलांटिक है ना, महासागरीय धाराओं का भाग है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं ना। तो अब बेटा देखो बेंगुला जलधारा कैसी हो जाएगी, ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा धारा। अब बेटा इनका नाम कहां पे है बेटा, तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के बेटा दक्षिण पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका के पास इनको क्या कहा जाएगा, बेंगुला जलधारा। ठीक है, और ये बेटा किसका भाग है, तो भाग तो ऊपर लिखा ही है। बात समझ में आ गया। अब यही जलधाराएं बेटा मैंने बात की ना, यहां से देखो, यहां से ये कैसे बढ़ रही हैं, भूमध्य रेखा के पास। और जब भूमध्य रेखा के पास पहुंचती हैं बेटा, तो कुछ धाराएं इसके ऊपर निकल जाती हैं और कुछ धाराएं इसके दक्षिण में रह जाती हैं। ठीक है, और कुछ बेटा क्या निकल जाएंगी, उत्तर में निकल जाएंगी,
भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो यहाँ पर ये महासागरीय अटलांटिक महासागरीय धाराएं दो भाग में हो जाती हैं भूमध्य रेखा के पास, दो भागों में। एक को कहा जाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर धाराएं और एक को कहा जाता है दक्षिण अटलांटिक महासागर धाराएं। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर धाराएं, तो अब यहाँ पर बेटा क्या होंगी, भूमध्य के पास में क्या हो जाती हैं, दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। आगे यहीं पे नोट करके लिख लेंगे, नोट करके, नोट अटलांटिक धारा माने अटलांटिक महासागरीय धाराएं, सागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के पास दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। भूमध्य रेखा के पास, भूमध्य रेखा के पास दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, दो भाग में। तो दो भाग में, तो अभी यदि बात करें कि इनका जो प्रथम भाग हो जाता है, मतलब जो भूमध्य रेखा के ऊपर होगा उत्तर में, उसे उत्तरी अटलांटिक धाराएं कहा जाएगा, जल धाराएं। और जो बेटा दक्षिण में होंगी उन्हें क्या कहा जाएगा, तो बेटा देखेंगे भूमध्य रेखा के उत्तर में, अगर भूमध्य रेखा है उसके उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में, तो उत्तर की यदि बात करें उत्तर में, तो उत्तर में जो है इनको क्या कहा जाएगा, उत्तरी अटलांटिक जलधारा, उत्तरी अटलांटिक जलधारा। और बेटा जो इसके दक्षिण में पाई जाती हैं, दक्षिण में तो दक्षिण में यदि बात करें भूमध्य रेखा के दक्षिण में, तो बेटा इसे क्या कहा जाता है, दक्षिणी अटलांटिक जलधारा, इसे क्या कहा जाएगा, जलधारा। अब ये बताओ तुम लोग ध्यान से दिमाग लगा के कि उत्तरी अटलांटिक जलधारा कैसी जलधारा होगी, ठंडी की गर्मी, और बेटा दक्षिणी अटलांटिक जलधारा कैसी जलधारा होगी, गर्म या ठंडी, गर्म दोनों रहेगी ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, क्योंकि जैसे भूमध्य रेखा के पास में पहुंचेंगी गर्म हो जाएंगी। तो एक भूमध्य रेखा के ऊपर चली गई बेटा तो गर्म, और एक भूमध्य रेखा के नीचे चली गई तब भी क्या होगी, गर्म। तो ये दोनों जलधाराएं कैसी होती हैं, गर्म जलधारा होती है, गर्म जलधारा। तो बेटा ये कैसी होती है, गर्म जलधारा। और इसकी यदि बात करें तो ये कैसी होती है, ये भी होती है गर्म जलधारा, जलधारा। ठीक है, तो बेटा देखो अब ये आगे कैसे कैसे बढ़ेंगी, तो ये पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ती रहती है। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर ये क्या होंगी, माने बढ़ती रहेंगी। और ये भी जलधारा पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ेगी। और इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ये उत्तरी अटलांटिक जलधारा को और अन्य किन नामों से जाना जाता है, कहां कहां से और किस किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। ठीक है, इनके अन्य नाम जानेंगे कि अन्य नामों से क्या है, और इसके भी वही पढ़ेंगे कि अन्य नाम क्या है, ब्राजीलीय धारा क्या है और कैसी धाराएं हैं। इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।